बच्चों, थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट में आज अपन आदर्शवाद की चर्चा करेंगे। जब अपन पिछले पार्ट में इस पेपर की पढ़ाई कर रहे थे तो आदर्शवाद का पाठ मैंने शुरू कराया था। और उस आदर्शवाद का विकास, आदर्शवाद का एक संक्षिप्त इतिहास प्लेटो और अरस्तू से लेकर आधुनिक काल तक, आदर्शवाद की विभिन्न परिभाषाएं और आदर्शवाद की क्या प्रमुख विशेषताएं रही है, किस प्रकार वो राज्य को अंतिम साध्य मानता है, व्यक्ति को साधन, और किस प्रकार वो राज्य की नैतिकता से व्यक्ति की नैतिकता को जोड़ता है, इसके बारे में अपन ने विस्तार से समझा था। अब अपन आज जो है ना कुछ प्रमुख आदर्शवादी विचारक रहे हैं, जिसके बारे में प्रश्न आते भी रहे हैं, उनकी चर्चा करेंगे। इनमें सबसे प्रमुख जो है बहुत सारे हैं। मैंने कहा था कि जैसे आदर्शवाद के जर्मन विचारक कांट, फिक्टे और हेगल थे, एक जर्मन स्कूल ऑफ थॉट था। फिर दूसरा ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ थॉट था, जिसमें टी.एच. ग्रीन, बोसांके इत्यादि थे, है ना। तो और ये प्राचीन काल के तो प्लेटो अरस्तु है ही। तो इस इनके बीच में अपन प्रमुख आदर्शवादी विचारकों की आज चर्चा करेंगे, विचारों की चर्चा करेंगे। सबसे प्रमुख जो आधुनिक काल के आदर्शवादी विचारक रहे हैं, उनमें एक प्रमुख नाम आता है जर्मनी के इमैनुअल कांट का। इमैनुअल कांट 1724 से 1804 के बीच हुए। इमैनुअल कांट को जर्मन आदर्शवाद का एक प्रकार से फादर फिगर या जनक भी माना जाता है। और 1724 में जन्म पैदा हुए इमैनुअल कांट को बर्न विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, तर्कशास्त्र की, यानी तर्कशास्त्र और दर्शन की। और जो फ्रांस और अमेरिकी क्रांतियां हुई थी, वो उसके बहुत ही निकट से उसका अध्ययन कर रहे थे, और उनके दर्शन पर रूसो और मॉन्टेस्क्यू का भी बहुत प्रभाव था। हम सभी जानते हैं कि रूसो और मॉन्टेस्क्यू दो बड़े ऐसे पॉलिटिकल राजनीतिक विचारक थे, राजनीतिक दार्शनिक थे, जिन्होंने फ्रांस की क्रांति को बहुत प्रभावित किया, फ्रांस की क्रांति को काफी इंस्पायर किया, है ना। रूसो और मॉन्टेस्क्यू, साथ में वॉल्टेयर भी थे, लेकिन रूसो और मॉन्टेस्क्यू खास तौर पे। तो जर्मन आदर्शवादी जो विचार है, उसमें कांट का बहुत प्रमुख स्थान है। और कांट ने जो कुछ प्रमुख पुस्तकें लिखी, इमैनुअल कांट ने, उसमें कुछ इस प्रकार है। मेटाफिजिकल फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द थियरी ऑफ लॉ, मेटाफिजिकल फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द थियरी ऑफ लॉ। फिर उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट, फिर द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट, फिर द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। द क्रिटिक, ये किताब काफी फेमस हुई, द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। और उसके बाद नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए और जिसके आधार पर कांट के राजनीतिक दर्शन को समझा जाता है। बर्ट्रांड रसेल हालांकि कांट के दर्शन को की आलोचना करते हैं, परंतु डनिंग का कहना है कि कांट का जो दर्शन था वो मूलतः रूसो का ही दर्शन था, है ना। अब कांट की विशेषता क्या है? कांट की विशेषता यह है कि वे राजनीतिक शास्त्र की नैतिक व्याख्या करते हैं, नैतिकता से इसको जोड़ते हैं, नीति शास्त्र से जोड़ने की कोशिश करते हैं। नैतिकता से अलग दर्शन को वो लगभग व्यर्थ मानते हैं। और कांट के दर्शन का मौलिक आधार रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। यदि आपने प्रथम वर्ष में सामाजिक समझौते का सिद्धांत ठीक से पढ़ा होगा, तो रूसो के सामान्य इच्छा को अपन ने पढ़ा होगा कि किस प्रकार रूसो व्यक्ति की इच्छा को दो भागों में विभाजित करके आदर्श और यथार्थ इच्छा और फिर सामान्य इच्छा की बात करता है। और सामान्य इच्छा एक संप्रभु है, जिसका आज्ञा पालन करना सबके लिए, सबका एक नैतिक दायित्व है। तो रूसो का काफी की बड़ी छाप थी। और कांट सही अर्थों में वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी नैतिकता से जोड़ कर देखता था, है ना। और
व्यक्ति जो है स्वतंत्रता एवं अधिकार के मध्य एक ऐसा संबंध है जो बिल्कुल सप्लीमेंट्री टू ईच अदर है, अन्योन्याश्रय का संबंध है। वे व्यक्ति की नैतिक इच्छा की स्वाधीनता पर बल देते थे। और कांट राज्य के बारे में भी कहते थे कि राज्य के बारे में कहना था कांट का कि एक नैतिक संस्था है। राज्य का प्रमुख उद्देश्य है कि वो व्यक्ति के जीवन को नैतिक और न्यायसंगत बनाने का प्रयास करे, यानी व्यक्ति के जीवन को नैतिकता पूर्ण बनाने के प्रयास को ही वो सही उद्देश्य मानते थे राज्य का। व्यक्ति स्वाभाविक रूप से स्वभाव से ही सद्गुणी और सद्भावी होता है, परंतु अपवाद स्वरूप उसमें मोह माया ममता आदि भावनाएं जागृत हो जाती है, जिसके कारण वह नैतिकता से विचलित हो जाता है। राज्य संपूर्ण विवेक पर एक आधारित ऐसी संस्था है जो व्यक्ति को उस नैतिकता की ओर वापस ले जाने का काम करती है। और राज्य की आज्ञाएं एवं कानून अनिवार्य रूप से नैतिक होते हैं। व्यक्ति को सदैव किसी भी परिस्थिति में राज्य की पालना करना स्वेच्छा से करना चाहिए, यही नैतिकता है और इस पर जोर दिया। कांट के अनुसार व्यक्ति का केवल एकमात्र अधिकार और कर्तव्य है कि वो राज्याज्ञा का पालन करे। अब इस तरह की बात करके वो कुल मिलाकर वो रूसो को तो फॉलो कर रहे हैं कांट, लेकिन वो इस तरह की बात करके कि व्यक्ति का एक ही अधिकार और कर्तव्य है कि वो राज्याज्ञा की पालन करे। कुल मिलाकर कांट भी नैतिकता को अतिशय महत्व देते हुए निरंकुश राज्य की ओर भी ले जाते हैं, ऐसा ऐसा प्रतीत होता है। और इसलिए कांट राज्याज्ञा की पालन के बहुत बड़े समर्थक थे, उसके विरोधी राज्याज्ञा का विरोध नहीं होना चाहिए। कांट कहते भी थे कि राजा के विरुद्ध क्रांति धर्मशास्त्र में पवित्र आत्मा के प्रति किए जाने वाले अनैतिक और अक्षम्य पाप के समान है। इस अपराध के लिए स्वर्ग और नरक दोनों में क्षमा नहीं मिल सकती। अब देखिए, इसी को बाद में जेम्स प्रथम भी कहता था कि मैं ही ईश्वर हूँ। और वो कुल मिलाकर हीगल ने भी कहा कि राजा ईश्वर पर धरती का अवतार है। तो कुल मिलाकर जो जर्मन आदर्शवाद था वो राज्य को ऐसा उच्च नैतिक संस्था का दर्जा देता था जिसकी आज्ञा का पालन तो करना ही चाहिए, करना ही है, और इसकी अवहेलना करना मतलब अनैतिक होना है, पाप का भागी होना है। कांट के दंड का भी उद्देश्य सुधार, दंड ही था, सुधार नहीं। और उसके अनुसार समाज एक ऐसी बाहरी वस्तु है और राज्य एक नैतिक संस्था है। कांट युद्ध या विद्रोह का निषेध करते हुए विश्व गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना का पक्ष था। अब वर्ल्ड स्टेट की बात करता था। और कांट कहता था यदि संविधान दोषपूर्ण है तो उसमें परिवर्तन केवल राजा और स्वाभाविक सुधार के द्वारा ही किया जा सकता है, जनता के विद्रोह के द्वारा ये संभव नहीं है, नहीं किया जा सकता। और कांट ने इसलिए 3 प्रकार के राज्यों की बात की, वही निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र और जनतंत्र। और वो 2 प्रकार की शासन प्रणाली का समर्थन करता है, गणतंत्रात्मक और एक तंत्रात्मक। कांट व्यक्तियों के अधिकारों की अपेक्षा कांट कर्तव्य को अधिकार की अपेक्षा अधिक महत्व देता है। ये कांट की खास विशेषता है, क्योंकि कर्तव्य का संबंध मनुष्य की अंतः चेतना से है और उस अंतः चेतना का संबंध व्यक्ति के नैतिक कार्य से है ना। वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है कांट, और कांट व्यक्ति की गरिमा और सम्मान तथा स्वतंत्रता को अधिक महत्व प्रदान करता है। कांट के दर्शन का केंद्र बिंदु व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता ही है, लेकिन फिर भी वह, जैसा कि मैंने कहा, राज्य आज्ञा की पालन अनिवार्य है और कोई व्यक्ति का अपना विद्रोह करने का अधिकार नहीं है, तो वो निरंकुश सर्वसत्तावादी विचार को ही एक प्रकार से समर्थन दे रहा है। व्यक्ति अपना लक्ष्य स्वयं सिद्ध करता है और इस लक्ष्य की प्राप्ति में किसी अन्य साध्य का साधन नहीं माना जा सकता। व्यक्ति को अपने स्वार्थ और सार्वजनिक हितों की पूर्ति समान रूप से करनी चाहिए, ये दायित्व है। तो वही कर्तव्य की बात आ जाती है कि कर्तव्य अधिक महत्वपूर्ण है। और कांट के ये विरोधाभास है कि एक तरफ तो कहता है कि व्यक्ति को अपने स्वार्थ और सार्वजनिक हितों की पूर्ति समान रूप से करनी चाहिए, और ये एक प्रकार से विरोधाभास है और इसकी आलोचना भी होती रही है ना। और कांट जो है वो ये कहता है कि राज्य शक्ति तथा व्यक्तिगत स्वाधीनता के मध्य एक समन्वय स्थापित होना चाहिए, लेकिन राज्य की आज्ञा पालन करना अनिवार्य है, ऐसा कह के
वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित भी कर देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड भी कर देता है। तो ये कैसे संभव है कि वो अपने स्वार्थ की भी पूर्ति करे और सार्वजनिक स्वार्थ की भी पूर्ति करे, राज्य की आज्ञा की भी पालन करे, का भी पालन करे और अपने व्यक्तित्व का भी विकास करे, है ना? तो प्रत्यक्ष रूप से नैतिक स्वतंत्रता के लिए राज्य कुछ भी नहीं कर सकता। अतः कांट के दर्शन में आदर्शवाद और व्यक्तिवाद की विरोधाभासी विचार वो स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। लेकिन फिर भी कांट एक बहुत बड़ा आदर्शवादी दार्शनिक माना जाता है। जर्मन आदर्शवादी जो स्कूल है, स्कूल ऑफ थॉट है, उसका जनक इसलिए माना जाता है कि वो सबसे पहला एक ऐसा विचारक था जिसने आदर्शवाद को एक दार्शनिक आधार प्रदान किया। इसके बाद अपन कुछ और दार्शनिक विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे।